गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल लेना था और जिसमें एक जो है CuNH3 का हमने एग्जाम्पल दिया था। देखो ये कि जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है p ऑर्बिटल में कैसे चला जा रहा है n-1 d ऑर्बिटल को एम्प्टी करने के लिए, उस पर आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप जैसे देखो कि हमने कल बताया था लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो क्यों कुछ कंपाउंड सेम ऑक्सीडेशन नंबर में रहते हुए भी कोई लो स्पिन दिखाता है, कोई हाई स्पिन दिखाता है। इसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं बताती है, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर इट कुड नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में भी आप जानते हो। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मेरे लिए तो सेंट्रल मेटल एटम है, वो डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक का होता है, तो वो कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं करती है। थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, अगर मैंने बताया हुआ था सॉलिड स्टेट में कि कैसे जब बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है और फिर अपने एनर्जी में वापस आता है, तो क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं करती है। दूसरा, इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं। कोऑर्डिनेशन आप देखो डबल शॉट है, जैसे आपने देखा था कि जिस आयन से बना होता है उसी आयन में फिर से टूट जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिस आयन से बना होता है उस आयन में नहीं टूटता है, इट मीन्स ये स्टेबल होता है। तो इसका न तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से क्यों स्टेबल है और नहीं काइनेटिक प्रोसेस से ये क्यों स्टेबल है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। तो इन सब ड्रॉबैक को देखते हुए बेथे हैं, ब्लैक हैं, एक साइंटिस्ट ने क्रिस्टल फील्ड थियरी प्रोड्यूस किया और वो इन सारे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सवाल अभी क्वेश्चन थे उनको उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। तो पहला आप लोग लिखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट, थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, एक्सप्लेन why complexes of same oxidation number so low spin और हाई स्पिन, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा इट कुड नॉट गेट एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इट कुड नॉट गेट एनी explanation about color of complex। तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, इट कैन नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट है it does not distinguish, it does not
distinguish in weak field and strong field लिगेंड। ध्यान है, इस चौथे पॉइंट में आप लोग ध्यान दो, हमने जो कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रांग फील्ड है इसका सीक्वेंस तो हमने दिया है, लेकिन हम वो क्रिस्टल फील्ड थियरी से निकाल करके दिया है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। वैलेंस बॉन्ड थियरी में वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कोई बात नहीं कही गई है, वो हमने पहले आपको दे दिया है। वो कहाँ से लिया है? क्रिस्टल फील्ड थियरी से, ठीक है ना। तो ये बातें आप तो कहोगे कि सर इसमें तो आपने पहले बता दिया वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में। नहीं, वो वैलेंस बॉन्ड थियरी का नहीं है, वो आपके सुविधा के लिए मैंने पहले ही वो क्रिस्टल फील्ड थियरी से निकाल करके आपको दिया था, ठीक है ना। आगे बस अब चलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी प्रपोज्ड बाय हांस बेथे and John van Black. ठीक है। The main point of this theory are as follows. The main point of this theory are as follows. देखिए पहला पॉइंट, अब यहाँ समझने की बात है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है प्योरली कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी शेयरिंग के थ्रू बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन कोऑर्डिनेट में दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का होगा, तो वो भी एक टाइप ऑफ क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है प्योरली क्या होता है? कोवैलेंट होता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थियरी कहती है कि नहीं, इट इज प्योरली आयनिक and force of attraction between metal and ligands are purely electrostatic. Purely कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप अगर लिगेंड जो है कैसा है? एनायन है, तो मेटल क्या होगा? केटायन। और एनायन के बीच एनायन और केटायन के बीच कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो जहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस पर होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर, तो वो नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? पॉजिटिव पॉइंट कहलाएगा। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ चार्ज।
उसको जब न्यूट्रल होता है लिगेंड तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ चार्ज। जैसे अमोनिया में पॉइंट ऑफ चार्ज क्या है? नाइट्रोजन है। वाटर में पॉइंट ऑफ चार्ज क्या है? ऑक्सीजन है। तो वो ओरिएंटेड हो गए किधर? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। तो इनके अनुसार क्या होता है? ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थियरी, अकॉर्डिंग टू बीबीटी, metal ligand bonds are covalent, but according to CFT, metal ligand bonds are ionic। मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक होता है। एंड ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स appears between metal and ligand similar to क्या? क्रिस्टल। आयनिक बॉन्ड में जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल होता है। जैसे NaCl क्या है? क्रिस्टल है। और इसीलिए इसे हम, चूंकि क्रिस्टल की तरह बॉन्ड होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थियरी कहते हैं। एंड हेंस कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये बात लिखो या ना लिखो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब इसको प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इफ ligand is anion, then metal act as cation, while if ligand is neutral, the negative end of neutral, the negative end of ligand pointed towards metal. मेटल की डायरेक्ट। तीसरा पॉइंट, ध्यान से इसे लिखना है। ये इस तरह की चीजें हर जगह नहीं मिलेगी। पैकेज में तो एकदम नहीं मिलेगा, आप लोग देख लेना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे कि आपको जानना ही है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, it treat each ligand, ठीक है ना, as a point of negative charge, as a point of negative charge, point of negative charge,
and the arrangement of ligand are in such manner that repulsion between them कैसा होना चाहिए? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मिनिमम। अगर रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा, तो एनर्जी मिनिमम होगी, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है ना? अब चलिए काम की बात। मैं लिखवाऊंगा लेकिन पहले समझ लो। देखो, जब फ्री मेटल आयन होता है, मेटल आयन जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो उनके सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। और जब उनकी एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है किधर? टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन, तो आप जानते हो कि 3D में 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई एंड जेड। तो जो लिगेंड एग्जिस्ट करता है 2 एक्सिस के बीच में, वहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उस पर ऑर्बिटल होता है। और जो लिगेंड एक्सिस पर अप्रोच करता है, तब वहाँ पर एनर्जी की रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, और 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है। 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है, ठीक है ना? पहला ईजी ऑर्बिटल और दूसरा 2TG ऑर्बिटल। 2TG ऑर्बिटल एक ऐसे नाम है, TG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। इट मीन्स वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? 2 एक्सिस के बीच में। आप लोग ध्यान रखिएगा डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और जो सीधे एक्सिस की ओर अप्रोच करता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? तो उसे कहते हैं ईजी ऑर्बिटल। इस तरह से डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे बात समझ में किस तरह से स्प्लिट होता है? कितना लिख लो, क्योंकि ढेर सारे फिगर है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज डी ऑर्बिटल नहीं, ट्रांजिशन metal is in free state, the energy of our orbital, the energy of all orbitals are equal, hence, ठीक है ना, hence called क्या? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल, जहां डीजेनरेट की बात आएगी, हैविंग इक्वल एनर्जी समझ लेना।
यानी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है ना। अगला 5वां, when ligand approach to central metal atom of the ion, the degeneracy is distorted. Degeneracy is distorted, टूट जाती है, and split into two energy level. दो एनर्जी लेवल में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। और लास्ट में इसके आगे लिखना आप लोग, दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। And the energy involved, उसी में, and the energy involved in such splitting called crystal field splitting energy, called crystal field splitting energy, crystal field splitting energy। शॉर्ट में इसे आप लिखना CFSE। अब आप देखिए, अब आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। Heading again, crystal field splitting in octahedral complexes. Crystal field splitting in octahedral complexes. Splitting in octahedral complexes। अब आपको समझना है, इसमें लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग को अपने करना है, क्योंकि ये बिल्कुल समझनी है। जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखवाने वाला नहीं था ना, थोड़ा मेन पॉइंट हमने दे दिया था। हमने आपको बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक है ना। जब तक ऊपरी स्टेट में डी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इक्वल होती है, इतना समझना है। जब तक ऊपरी स्टेट में होता है डी ऑर्बिटल या सेंट्रल मेटल एटम, तब तक उसके सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे लिगेंड उस पर अप्रोच करता है उसकी डीजेनरेसी क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है, डिस्टार्ट हो जाती है, और दो एनर्जी लेवल में ये टूट जाता है। अब वो कैसे टूटता है वही आपको यहाँ देखना है। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर केवल मैं समझाऊंगा, इसको आपको बनाना नहीं है, इसको आपको बनाना नहीं, क्योंकि इसको जब तक नहीं समझाऊंगा आपको
कहाँ पर कौन सा लिगेंड किस एक्सिस पर अप्रोच कर रहा है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, हमारे पास डी ऑर्बिटल कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है। पहला क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो। हमने 3 एक्सिस ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। इसका स्ट्रक्चर ये एक्स और वाई, ठीक है ना, ये 2 लोग मिलेंगे तो एक लोग किसके बीच बनेगा? एक्स और वाई के बीच में। चलो एक लोग बन गया हमारा, और दूसरा जो एक्सिस लोग वहां बनेगा जो इसमें एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? जेड। तो दूसरा लोग किस पर बनेगा? अब आप देखो, अगर कोई लिगेंड यहां पर अप्रोच करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर लिगेंड यहां पर अप्रोच कर रहा है तो एक्सिस के बीच में है, तो रिपल्सन यहां पर क्या होगा? मिनिमम होगा। भाई लोग वहीं पर होता है ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्बिटल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वेव है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों आपस में जब अप्रोच करेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई, लेकिन इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि इसमें रिपल्सन कम है। दूसरा डी वाई जेड, हमने ये ले लिया, एक्स है, वाई है, जेड है। किसके बीच रहेगा? वाई और जेड। जेड है, यहाँ आएगा ना, ठीक है भाई, ये देखो ये जेड है, जेड डैश वाई वाई डैश, यहाँ पे मिलेगा ना। और दूसरा, ठीक है ना, ये एक्स पर आएगा। देखो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा ना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा। एक पर ज़्यादा हो रहा है, एक पर कम हो रहा है, इसको ध्यान रखना। डी यहाँ पर देखो किसके बीच होगा? एक्स और जेड के बीच में, यहाँ होगा। और दूसरा यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर रिपल्सन। अब देखो, ठीक, अगला देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई क्या बताता है? किसी वेव का एम्पलीट्यूड, किसी वेव का एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर साई स्क्वायर कर दिया गया तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। और नहीं तो वीडियो देख लेना, इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ, 11th वाली वीडियो देख लेना। साई स्क्वायर बताता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर है तो दोनों लोग किस पर होगा? एक्स और वाई एक्सिस पर होगा। दोनों लोग किस पर होगा? एक्स और वाई पर। तो ये देखो हमने ये ले लिया भाई, देखो यहां पर आएगा तो रिपल्सन मैक्सिमम, यहां पर आएगा तो भी रिपल्सन मैक्सिमम। तो इन चारों में किसका ज्यादा है रिपल्सन? एनर्जी ज्यादा है इसका। क्लियर हो गया ना। अब डी जेड के बारे में हमें, तो डी जेड इस बार हम ऐसे कर ले रहे हैं, जेड एक्सिस को ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेड स्क्वायर है तो इसका मतलब जेड एक्सिस पर होगा। दूसरा लोब क्या हो रहा है? एब्सेंट है, तो उसकी एनर्जी इसके सेंटर पर चारों ओर क्या हो गई? इकट्ठा हो गए। आपने देखा होगा जेड स्क्वायर की, डी जेड स्क्वायर की, ठीक है ना। तो अब आप देखिए अगर यहाँ से लिगेंड है तो भी रिपल्सन, इधर से आएगा तो भी एनर्जी है रिपल्सन, इसका भी रिपल्सन क्या हुआ? तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल में किसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी?
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे और ये दोनों तीनों लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। अब वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ। देखो इसे अब ये देखो, ये आप जान गए कि कैसे हो रहा है। अब लिगेंड इस पर अप्रोच करेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, कौन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर ये हमने मान लिया क्या, x, इसे क्या मान लिया x, इसे क्या मान लिया, इसे क्या मान लिया। अगर इन पर अप्रोच करेगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। अगर इनके बीच में अप्रोच करेगा मिनिमम होगा। और कैसे अप्रोच करेगा मैंने दिखा दिया डी ऑर्बिटल का। अब आप देखिए, अब इसको यहाँ से ये क्लियर हो गया ना। बस बताना था कि हर जगह लिगेंड होगा, ठीक है ना, कहाँ पर लिगेंड होता है वो पता है। चलिए जो नेगेटिव आयन आएगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव यहाँ लिगेंड होगा, नेगेटिव पॉइंट होता है ना, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी लिगेंड। चलो हर जगह यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड, सारे जगह हो गए ना। अब आप भी इसे मिटा दो क्योंकि और भी कुछ अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि अब इस पॉइंट पर आते हैं कि ये जब तक ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है। इसे हम क्या कहेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जैसे लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्प्लिटिंग आउट, क्या अब एनर्जी बढ़ गई ना, एनर्जी आप इसको ऐसे करो, ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल। और एट लास्ट में क्या होगा, ये स्प्लिट कर जाएगा। कौन कौन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।
टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अभी जब पूरा मैं बना लूँगा तब बनाना आप लोग ने, तो इसमें ढेर सारे कुछ लिखने हैं। ये क्या है? डी 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 एक्स, ये हायर एनर्जी क्या कहेंगे? इजी ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? ये क्या होगा? लोअर एनर्जी क्या कहलाएगा? टी 2G ऑर्बिटल। हो गया। और दोनों का ये एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा। इसे स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। डेल्टा नॉट, यानी नॉट का मतलब ओ का मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल से, ओ का मतलब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी CFSC। ठीक है ना? और दोनों का जो ये मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखना, इधर गया, ये मिड पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो रेड वाले कलर में है, बारी सेंटर। क्या बोलेंगे? बारी सेंटर। अब इसमें स्प्लिटिंग का क्या होता है? जो यहाँ पर एनर्जी है तो -0.4 DQ यूनिट होती है। DQ क्या है? ये DQ स्मॉल कैपिटल D से भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा? +6 क्या DQ। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1 का आ जाता है ना, प्लस माइनस मत देखना, ये लोअर एनर्जी के लिए दिखाया गया है। नेगेटिव क्या है? लोअर एनर्जी को दिखाया गया है, हायर एनर्जी का दिखाया गया है। ठीक है ना? तो बारी सेंटर से जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो उसका देखो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसे टोटल को हम क्या कहते हैं? 1 DQ। इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? ये इक्वल टू होगा 1 DQ, 1 DQ, जिसमें हायर एनर्जी का क्या है? 0.6, और यहाँ पर 0. किसी किसी बुक में इसे 6 देगा, इसे 4 देगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 DQ। क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 DQ। इस बार लड़कों ने बहुत पूछा था, जैसे राज वगैरह थे, बोर्ड करके चले आए, ये पूछ रहे सर ये DQ क्या होता है, ये इसका क्या मतलब होता है? आप लोग को ऐसा तो नहीं है ना? क्लियर समझ गया? ये है स्प्लिटिंग एनर्जी कितना? 1 DQ या 10 DQ। 10 DQ क्या होगा? जब यहाँ पर ये पॉइंट आप हटा दोगे, अरे पॉइंट रहेगा तो कितना होगा? बना। ये बनाना है, ये लो ये तो बहुत जरूरी है। अगर हम पूछ लेते हैं, हाँ कितने टाइम हो गया? घड़ी हिल गया, हटा बंद करो। अब आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग